बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये एम इंग्लिश पार्ट 2005 ड्रामा का पेपर है ये। और हम सबसे पहले इसके जो हैं वो रेफरेंसेस उनकी तरफ चलते हैं। फ़र्स्ट रेफरेंस जो है ये डायलॉग है और इससे शुरू में जो है वो एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है जेस्चर्स टूवर्ड्स द यूनिवर्स। इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर का डायलॉग शुरू होने से पहले उसके जेस्चर्स के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे कायनात की तरफ एक इशारा करना, और फिर उसके बाद बोल रहा है कि दिस वन इज़ एनफ फॉर यू। और मुझे लगता है कि ये सेंटेंस जो है ये नेगेटिव में है, लेकिन इसकी डिलीवरी जो है वो इंट्रोगेटिव है कि बोलने वाले ने जब इसे बोला तो बोला कि दिस वन इज़ नॉट एनफ फॉर यू, कि क्या ये तेरे लिए काफ़ी नहीं है। और इशारा वो बोलते वक्त किसकी तरफ कर रहा था? कायनात की तरफ। तो इस पहले सेंटेंस का या डायलॉग का मतलब क्या हुआ कि क्या ये कायनात काफ़ी नहीं है? मतलब कि स्पीकर जब बोल रहा है तो जिसको एड्रेस करके बोल रहा है उसे उसके अंदर मौजूद शायद किसी डिससेटिस्फेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है कि क्या तुम इस कायनात से सेटिस्फाइड नहीं हो। और फिर साइलेंस है और उसके बाद कहता है इट्स नॉट नाइस ऑफ यू डिडी होम एम आई टू टेल माई प्राइवेट नाइटमेयर्स टू इफ़ आई कैन टेल दैम टू यू। ये एक ही बात है कि अगर मैं तुम्हें अपने प्राइवेट नाइट ड्रीम्स का मतलब है अगर मैं तुम्हें अपने ख्वाब ना सुनाऊँ तो फिर किसको सुनाऊँ। तो इसमें एक और बात आ गई और पता हमें ये चला कि ये डायलॉग जो है ये लफ्ज़ डिडी से ही पहचाना जाता है, क्योंकि डिडी जो है ये व्लादिमीर का निकनेम है जिसे अक्सर ड्रामे के अंदर एस्ट्रेगॉन ने बोला है, और एस्ट्रेगॉन का जो निकनेम है वो गोगो है। व्लादिमीर ने कई दफ़ा ये अपने मुंह से बोला। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि इंसान जो है अपने एग्जिस्टेंस और इस कायनात के एग्जिस्टेंस से शायद सेटिस्फाइड नहीं है, जिसकी तरफ उसने ये जो है बड़े नेगेटिव वे में और इंक्वायरिंग वे में पूछा। और दूसरा ये है कि साइलेंस के बाद ड्रामे के अंदर जो साइलेंस है ये भी एक तरह से कम्युनिकेशन का काम करती है, और इस बारे में एक सवाल ऑलरेडी भी हमने पढ़ा था। साइलेंस भी बदर हकीकत कम्युनिकेट करती है, एक लैंग्वेज का किरदार अदा करती है। खामोशी भी बाज़-औक़ात जो है वो एक ज़ुबान का दर्जा रखती है। और ये खामोशी के बाद फिर जब कहता है ना इट्स नॉट नाइस ऑफ़ यू, इससे पता ये लगता है कि इसने अपना ख्वाब कोई इसे सुनाना चाहा। और वो ख्वाब क्या था? ड्रामे में हमने देखा कि ये थोड़ी सी देर के लिए जाके शायद टीले के ऊपर अपने दोनों घुटनों के अंदर सर टेक के और यूँ बैठ जाता है, दोनों अपने बाजू सर के गिर्द लपेट के, और फिर थोड़ी देर के बाद ये उठ के आ जाता है, ग़ालिबन किसी हॉरिबल सेंस में कि जैसे कोई बड़ा अजीब सा कोई मंज़र इसने देखा हो। और यही वजह है कि वो यहाँ पे लफ्ज़ नाइटमेयर भी यूज़ कर रहा है। नाइटमेयर का मतलब भी डरावना ख्वाब है, और वो भी प्राइवेट नाइटमेयर्स। लेकिन इसके एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा है, जब उसने कहा इट्स नॉट नाइस ऑफ़ यू, तो पता क्या चला कि इसने पहले भी उसे ये अपनी कोई बात ख्वाब सुनाना चाहा, लेकिन व्लादिमीर ने तब भी सुनने से इनकार कर दिया। और अब वो कह रहा है कि ये अच्छा तो नहीं है ना, कि तुम नहीं सुनोगे तो फिर मैं किसको सुनाऊँगा। तो यहाँ पे क्या है, हर बंदा जो है वो अपनी धुन में मगन है, हर बंदा जो है वो अपनी ही ज़ात की हद तक अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहता है। वो चाहता ही नहीं है कि कोई उसके मामलात में या फिर वो किसी और के मामलात में इंटरफियर करे। और वजह उसकी ये है कि इंसान ख़ुद जो है वो रिसोर्सलेस हो चुका है। ऑलरेडी रिसोर्सलेस हो जाने की सूरत में इंसान दूसरों के काम आना तो दूर की बात है, शायद वो अपने काम का भी नहीं रहा। और फिर इसमें एक फ़ियर भी मौजूद है कि जब वो उसे कोई अपना प्राइवेट नाइटमेयर सुनाएगा तो फिर उससे कोई दाद रसी चाहेगा, तो दाद रसी या सलूशन तो दूसरे बंदे के पास मौजूद नहीं है। इसलिए भी वो इसको बिल्कुल भी इनकरेज नहीं कर रहा था। और ये अपनी जगह पे क्या लोनलीनेस फ़ील कर रहा है, ये डिटैचमेंट फ़ील कर रहा है, तन्हाई। और ये सारी चीज़ें जो हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद के सिनेरियो की अक्कासी कर रही हैं। सेकंड डायलॉग की तरफ चलते हैं। यू कैन चार्ज ईच 10 and 25 rubles a year per hectare per plot easily
इफ़ यू एडवर्टाइज राइट अवे आई गारंटी बाय द ऑटम यू वॉन्ट हैव ए सिंगल प्लॉट लेफ्ट। ये चेरी ऑर्चर्ड है। कॉमन सेंस के तकाज़े के तहत भी इस डायलॉग को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और वो कॉमन सेंस का तकाज़ा ये कहता है कि यहाँ पे लफ्ज़ रूबल इस्तेमाल हो रहा है। रूबल जो है ये रशिया की करेंसी है, और हम जानते हैं कि चेरी ऑर्चर्ड जो है ये एक रशियन प्ले है। इसका ऑथर एंटन चेकॉफ है, और ये डायलॉग अपने माना और मफ़हूम के एतबार से जिस करैक्टर का हमें बता रहा है वो कौन है? लॉपकिन है। कि लॉपकिन ये बार बार ल्यूबॉफ को ये तजवीज़ देता रहा कि आप ये चेरी ऑर्चर्ड जो है काट दें, साफ़ कर दें, यहाँ पे प्लॉटिंग कर दें, और वो प्लॉट्स जो हैं वो किराए पे चढ़ा दें। यहाँ पे जैसे उसकी कोई वो परसेंटेज बता भी रहा है कि ईच टेनेंट 25 रूबल्स आ ईयर पर हेक्टर पर प्लॉट, ये कोई उसकी परसेंटेज और कोई इस तरह से है। तो फिर इफ़ यू एडवर्टाइज़ राइट अवे, और जो एडवर्टाइज़ का यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड हो रहा है, और रशियन रेवोल्यूशन गालिबन 1917 में आया था। और वैसे बताया जाता है कि ये चेरी ऑर्चर्ड तो उससे पहले लिखा गया, ऑलमोस्ट कोई 1904-5 के करीब लिखा गया। मतलब ये हालात जो थे वो एक तरह से रशियन रेवोल्यूशन के क्रिएट हो चुके थे, और ये सिर्फ किसी एक ख़ास डेट पे से फ़िक्स नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि हिस्ट्री में बताया जाता है कि 1917 को इसकी डेट थी। लेकिन ये मेरे ख़्याल में 1970 जो डेट है ना, ये गालिबन कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की है। जो एक रशियन रेवोल्यूशन था वो गालिबन कहीं 1880 के लगभग, यानी कि ये 40 साल के पीरियड में दो तरह से रशियन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में ये टर्न हमें नज़र आता है। और जो फिर्ज़ के डायलॉग से भी क्लियर था, फिर्ज़ ने कहा था ना कि पहला वाला ज़माना अच्छा था। कब से पहला? यानी कि रेवोल्यूशन से पहले का ज़माना। तो रेवोल्यूशन से पहले का ज़माना, इसका मतलब ये कोई लेट 19th सेंचुरी के रेवोल्यूशन की बात हो रही है। और उस वक्त क्या फिर्ज़ ने वो बोला था कि वो ज़माना अच्छा था कि जब मास्टर्स को पता था और उधर उनके पेजेंट्स को या सर्वेंट्स को भी पता था कि उनका स्टेटस और उनकी औकात क्या है। इसको सुन के जो है वो फिर ट्रैफिमॉफ ने कहा था कि हाँ, चिढ़ के कहा था वैसे उसने कि हाँ वो ज़माना ठीक था कि जब तुम लोगों को जूते पड़ा करते थे। लेकिन ये सारी बात जो जिस अमर की तरफ इशारा कर रही है वो क्या है? तब्दीली का अमल है। आप पुरानी कदरों, रवायात और सिस्टम को लेकर अगर दौर जदीद में कामयाब होना चाहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हम ये कहें कि ल्यूबॉफ जो है वो बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक बदलना ख़ुद से नहीं चाह रही, तो इसमें भी एक एलिमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लॉपकिन ने मुतअद्दिद दफ़ा इसी तरह की बातें की हैं। लफ्ज़ मुख्तलिफ हैं लेकिन माना और मफ़हूम उसके अक्सर डायलॉग्स का यही है। जब लॉपकिन उसे बार बार ये बताता रहा है तो फिर समझ नहीं आती कि ल्यूबॉफ क्यों उसकी इस सजेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। तो बड़ा सिंपल हमें समझ आता है। ड्रामे में हमने देखा कि ल्यूबॉफ की जेब में से था एक लेटर निकला, और उस लेटर की फिर उसने कहानी भी खोल दी कि ये अभी भी उसे फ्रांस से को बंदा ये लेटर भेज रहा है। कौन था? उसका कोई लवर था जिसके बारे में वो ऑलरेडी ये बता भी चुकी है कि उस पर वो अच्छा खासा अपना पैसा बर्बाद कर चुकी है, वक्त बर्बाद कर चुकी है, अपना हुस्न और जवानी बर्बाद कर चुकी है, लेकिन ये शख्स उसका ना हुआ। इसके पास जो ही सारे पैसे ख़त्म हुए उसको छोड़ के किसी और औरत के पीछे चला गया। तो यहाँ पे सिर्फ कॉज जो है वो कोई रशियन रेवोल्यूशन नहीं है, इनमें इनके इस यानी कि नोबिलिटी के, रशियन नोबिलिटी के अपने टैक्टिक्स भी हैं, इसमें अपने फॉल्ट्स भी हैं, अपना वर्क स्टाइल भी है, लाइफ स्टाइल है। आपके लाइफ स्टाइल में क्या है? अभी तक इश्क प्यार मोहब्बत जो है वो नज़र आ रहा है। ट्रैफिमॉफ ने कहा मैं आई एम अबव लव, टेक्स्ट में ये भी हमने पढ़ा, वो कहता है आई एम अबव लव, यानी कि मेरा मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है। अपने ताल्लुकात में मैं लव से आज़ाद हूँ या दूर हूँ, या लव से ऊपर की कोई चीज़ हूँ, लव पीछे छोड़ आया हूँ। तो उस पर आपने देखा नहीं कि ल्यूबॉफ ने कितना सख्त रिएक्ट किया कि तुम्हें चाहिए कि तुम मोहब्बत करो। अब ये उनकी जो है थॉट्स हैं, इस तरह की थॉट्स ने जो है हम सिर्फ़ और सिर्फ
रशियन रेवोल्यूशन को इल्ज़ाम देते रहे, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने रशियन रेवोल्यूशन अगर आया तो रेवोल्यूशन का मतलब ये बेटरमेंट होता है, बर्बादी नहीं होता। तो उस बेटरमेंट से इन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन वो बेटरमेंट उसी सूरत में इन्हें फ़ायदा देती कि जब ये उस रेवोल्यूशन की नीड्स को पूरा करती हैं। रेवोल्यूशन की नीड्स के तहत देखा जाए तो एक नए सेटअप को अडॉप्ट किया जाए, जो कोई यहाँ होता नज़र नहीं आ रहा। और लॉपकिन का यहाँ पे बार बार ये कहना बेच दो, और वो बिल्कुल अनएजुकेटेड सा बंदा है। वो अपने अनएजुकेटेड होने का पहले इतराफ़ भी कर चुका है। कहता है कि मुझसे बेहतर हैंड राइटिंग तो किसी पिग की हो सकती है, मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन बताता है कि मैं सारा दिन नोट गिनता हूँ, कारोबार करता हूँ, अपना पैसा दूसरों का पैसा हैंडल करता हूँ। तो साफ नज़र आ रहा है कि उसे यहाँ पे बड़े ब्रिलियंट प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं कि अगर इस प्लान पे अमल किया जाए तो बड़ा प्रॉफिट लिया जा सकता है। और यही वजह है कि उसे नज़र आ रहा है। तो ड्रामे में एक जगह पे उसने ये भी कहा कि तुम आज इस प्लान के बारे में हाँ कहो, ल्यूबॉफ को कह रहा था, तो मैं कहीं से तुम्हें 50,000 रूबल्स का लोन भी लेके दे सकता हूँ। अब आप अंदाज़ा कीजिए, मेरे ख़्याल में कोई 1 लाख गालिबन नहीं 80 या 90 लाख के करीब तो इस चेरी ऑर्चर्ड की कीमत, वो बिड में वो कीमत इसकी सामने आई। और उसके ऊपर भी पता नहीं मेरे ख्याल 30-40 हज़ार और था जो इनके ऊपर मॉर्टगेज चढ़ा हुआ था। कह सकते हैं कि 1.25 लाख से 1.5 लाख उस ज़माने में, 1.25 से 1.5 लाख रूबल्स के अंदर अंदर जाके इसकी कीमत भरनी पड़ी। और ये किसने कीमत भर के से ख़रीदा? लॉपकिन ने। इतनी ज़्यादा तो उसने कीमत दी इसकी। और जब वो ख़रीदने से पहले इसको 50,000 लोन की ऑफ़र कर रहा था तो किसी से लेके देने की ऑफ़र नहीं कर रहा था, खुद ही देने की ऑफ़र कर रहा था। इसकी साथ में यहाँ पर लॉपकिन की सिंसेरिटी भी इस फैमिली के साथ नज़र आ रही है। अगर वाकई वो लालची होता, इस जायदाद को हड़प करना चाहता, तो ये वो मंसूबा है जिसके ऊपर इसने ख़ुद बाद में अमल करवाना शुरू किया। चेरी ऑर्चर्ड की कटाई शुरू करवाई इसने। तो ये ऐसा सिंसियर जो मशवरा है ये कभी भी फिर ल्यूबॉफ को ना देता। बहरहाल रेफरेंस नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। Yes, but have you noticed how strong and healthy she is looking and how she is filled out since we went away? ये डायलॉग कंट्रोवर्शियल है और ये 2005 का मैं पेपर देख रहा हूँ। ग़ालिबन ये तब आया 2005 मीन आज से 15 साल पहले। उसके बाद से लेके कम से कम जो मेरी दानिस्त है उसके मुताबिक मैंने इसे दोबारा देखा नहीं है। वजह कि ये कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। और शायद इसी की बिना पे बहुत सारे क्रिटिक्स और आपकी बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स उसके अंदर एक बात लिखी हुई है। मैं उधर तो बाद में जाऊंगा, पहले तो इस डायलॉग को आइडेंटिफाई तो कर लेना। ये ड्रामा कौन सा है, स्पीकर कौन है? हेडा गैबलर है, थैंक्स। और स्पीकर कौन है? मिस्टर टेस्टमैन इसका स्पीकर है। और एड्रेसी कौन है? आंट जो है जूजो या मिस टेस्टमैन इसकी एड्रेसी है। और वो उसको क्या कह रहा है? और हेडा भी सीन पे मौजूद है। असल में देखा जाए तो गालिबन में ये मेरे ख्याल में ये सीन 3 बंदों का सीन है। टेस्टमैन वाज टॉकिंग टू हिज आंट एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट हेडा वाइल हेडा वाज प्रेजेंट देयर एट द सीन। हाँ, वो हमें क्रिटिक्स को लगता है जो आप कह रहे हैं ना कि ही वॉज टॉकिंग अबाउट हेडास प्रेगनेंसी कि यस बट हैव यू नोटिस्ड हाउ स्ट्रॉन्ग, ये हमें लगता है कि वो ऐसी बात कर रहा है। वो तो इतना हवन्नक और बुद्धू किस्म का दिखाया हुआ है कि जब वो वापस आता है, ये डायलॉग जो है ना, ये कहीं मेरे ख़्याल में आंट रीना की डेथ के आसपास का ये डायलॉग है, ये वाला स्टार्टिंग में है। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग में है और इसमें अगर ये तासुर हमें नज़र आ रहा है, क्रिटिक्स को नज़र आ रहा है कि वो अपनी आंट की तवज्जो हेडा की प्रेगनेंसी की तरफ कि शी वाज कंसीविंग ए चाइल्ड, इधर वो तवज्जो दिलाना चाह रहा है, तो भाई इसी मौके पे हेडा जब कभी उठ के आई नहीं थी, ये डायलॉग तो अब हेडा की मौजूदगी में बोला ना उसने, लेकिन अभी हेडा बिस्तर से अभी सुबह सुबह उठ के आई नहीं थी। एक्ट 1 ही है ना उसके अंदर। तो मिस टेस्टमैन जो है वो इससे पूछ नहीं रही थी कि क्या तेरे पास कोई मुझे और एक्स्ट्रा ख़बर देने के लिए है कि नहीं है। तो इसे तब समझ नहीं आ रही थी और वो कह रही थी इसे समझाने के लिए कि मेरी बात को समझ तो जाओ ना।
कि मैं तेरी एक ओल्ड आंट हूँ, मैं तुमसे क्या सुनना चाह रही हूँ। और उसने जो शायद मेरे ख़्याल में डायलॉग भी बोला था कि तुम मुझे बताओ तो सही, आर यू एक्सपेक्टिंग। तो जब मिस टेस्मैन ये कह रही थी कि आर यू एक्सपेक्टिंग, या तुम्हें किसी चीज़ की तवक्को, एक्सपेक्टेशन जो है वो किसी बच्चे के पैदा होने के बारे में भी इंग्लिश में यूज़ होता है, तो फिर इसे उस वक्त क्यों नहीं ये समझ आ रही थी कि मेरी आंट एक्सपेक्टेशंस या मेरी मिसेस की प्रेगनेंसी और किसी मुमकिन बच्चे की विलादत के बारे में पूछ रही है। नहीं फॉलो कर रहे हैं। अब ये अगर ख़ुद से बताने जा रहा है तो जब वो ख़ुद पूछ रही थी तो इसके कान तो उसी वक्त खड़े हो जाने चाहिए थे और इसे अपनी फूफी की बात की उस वक्त ख़ुद से समझ आ जानी चाहिए थी। तो इसलिए मैं इस बारे में ख़ासा डाउटफुल, तो शायद छोटा लफ्ज़ है क्योंकि डाउटफुल का मतलब होता है कि क्लियर ना होना, लेकिन मैं ख़ासा इसके बारे में क्लियर हूँ, बल्कि विद काफ़ी हद तक मैं श्योरिटी रखता हूँ कि हैडा के यहाँ ऐसा किसी भी बात का पाया जाना था ही नहीं। और इस बात की नफ़ी जो है हैडा ने ड्रामे में आगे चल के की भी है कि नहीं, मैं वैसी की वैसी हूँ जैसी मैं यहाँ से गई थी। इस तरह से उसने बोल के बताया। डायलॉग पढ़ लें तो ये क्या है, यस बट हैव यू नोटिस्ड हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी शी इज़ लुकिंग, कि फूफी जाना आपने देखा कि मेरी बीवी कितनी स्ट्रॉन्ग हेल्दी नज़र आ रही है। एंड हाउ शी इज़ फिल्ड आउट सिंस वी वेंट अवे, और ये कि जब से हम गए हैं तब से ये यानी कि पहले से सेहत बेहतर लग रही है। और मैं इस जो एक शक वाली बात ये या मफरूज़ा के शक वाली बात है ना कि शी वॉज़ एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, मैं इस वजह से भी इसके साथ इख्तलाफ नहीं करता कि अगर वो इस तरह से प्रेग्नेंट होती तो वो ख़ुदकशी करती। मेरा नहीं ख्याल है कि जब सवाल अपनी ज़ात से बढ़ के औलाद का पैदा हो जाए तो अपने आप को तो इंसान मार सकता है या कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसी सूरत के जिसमें अपने साथ जो है वो अपनी होने वाली औलाद की जान भी जाए, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बंदा इस तरह से करेगा। बड़े पागल किस्म के लोग होते हैं वो, उनके खामिदों का भी और फैमिलीज़ का भी बड़ा उसमें अमल दखल होता है। अगर चलें ऐसा भी होता तो मेरे ख़्याल में फिर इस चीज़ को हाईलाइट जो है वो राइटर की तरफ से किया जाना चाहिए था। उसकी डेथ पे एकदम से उन्होंने सीन क्लोज़ कर दिया था, तो वहाँ पे किसी ना किसी की तरफ से तो ये डायलॉग आना चाहिए था। कम से कम उस वक्त सीन पे ये चार लोग थे ना, हैडा थी और मिस्टर टेस्मैन था, उधर जज ब्रैक था और मिसेस एल्स्टेड थी लास्ट सीन में जब उसने पिस्टल फायर किया और शी कमिटेड सुइसाइड। तो सीन को एकदम से क्लोज़ कर दिया, तो फिर कम से कम इजहार अफसोस में इस बात को तो ऐड होना चाहिए था ना किसी की तरफ से। कम से कम मेरे ख्याल में मिसेस एल्स्टेड की तरफ से नहीं तो कम से कम शौहर को तो पता था ना कि शी वाज़ कंसीविंग ए चाइल्ड, तो उसे कहना चाहिए था कि ये क्या किया अपने साथ, तुम मेरे होने वाले बच्चे को भी ले गई। तो ऐसा कहीं उसको बाद में हाईलाइट ही नहीं किया गया और इस मैटर पे कोई इतना ज़्यादा खुल के बात नहीं की गई। तो ऐसी सूरत में अगर देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि ये जो डायलॉग है ना, इसमें मिस्टर टेस्मैन की विशफुलनेस नज़र आ रही है कि 6 माह का हनीमून गुजार के हैं तो उसे लगता था कि बीवी की सेहत पर उसका खुशगवार असर हुआ है, लेकिन शी वॉज़ नॉट कंसीविंग ए चाइल्ड। उसका प्रेग्नेंट ना होना दर हकीकत मेरे ख़्याल में इस ड्रामे की जो सेंस है ना उसके एतबार से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्या कि 6 माह शादी, और वो शादी को सिर्फ 6 नहीं, शादी को हुए सिर्फ 6 माह नहीं है, हनीमून इंक्लूडेड है उसके अंदर। एंड व्हेन इवन आफ्टर एंजॉइंग अ हनीमून ऑफ 6 months शी वॉज नॉट कंसीविंग अ चाइल्ड। सो डोंट यू फील that this thing is of great importance, that how much strange relationships she had with her husband, and if she had conceived a child. So I don't think that it was such a notable matter, because normally after every marriage such circumstances naturally arise that wives start conceiving children. नहीं समझ आ रही बात? बच्चे का कंसीव कर लेना, प्रेगनेंसी कंसीव कर लेना, ये इतना अहमियत वाला फैक्टर ना होता। अहमियत वाला फैक्टर ये है कि इवन आफ्टर 6 months देयर इज़ नो होप ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कंसेप्शन।
और इसी को उसने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। और ये तो अपनी विशफुलनेस में कह रहा था कि देखें हाउ वो फिल्ड आउट शी इज़, और उसने आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया। और यही फैक्ट था कि शी वॉज द सेम एज शी हैड गॉन एज शी वॉज बिफोर गोइंग टू हनीमून। और ये डायलॉग एक तरह से देखा जाए तो उनके उसी स्ट्रेंज रिलेशनशिप्स की अक्कासी कर रहा है। फोर्थ इसका जो है जो डायलॉग है ये जो है ये सी में से है। नंबर 5 पे चलते हैं। दे आर मेकिंग यू प्लो वाटर, दे अलाउ यू पेन्स एंड पेपर्स टू कीप यू क्वाइट, हाउ कैन यू पॉसिबली राइट व्हेन यू नो व्हाट्स द पर्पस। लाइफ ऑफ गैलीलियो है। डायलॉग किसका है? ये एंड्रिया सार्टी का डायलॉग है। और चैप्टर नंबर कौन सा था? सेकंड लास्ट है। ये लास्ट 15th है, ये 14th है जिसमें एंड्रिया उसके घर आया था। और जो चैप्टर नंबर 15 था एंड वाला, उसमें गैलीलियो कहीं पर मौजूद नहीं है। उसमें सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे एंड्रिया बॉर्डर पे खड़ा है। कौन सा शहर था? इटली को, गालिबन इटली को छोड़ के जाना चाह रहा था ना, तो इसलिए ये चैप्टर नंबर 14 है। तो यहाँ पे ये एंड्रिया वॉज टॉकिंग टू गैलीलियो एंड एट दैट टाइम गैलीलियो वॉज इन हिज ओन होम एज अ हाउस अरेस्ट प्रिजनर। हाउस अरेस्ट प्रिजनर, घर में नज़रबंद, ठीक है ना, प्रिजनर के तौर पे था। और उसकी बेटी की उम्र जो थी वो ऑलमोस्ट 40 और यू में से बियॉन्ड 40 हो चुकी थी। और एक मंक जो था उसके ऊपर पहरे पे बैठा हुआ था, तब की बात है। और बीच में मेरे ख्याल में वो जो कोयल्स आई थी उनके चक्कर में, और मेरा फ्रेश गोट मिल्क चीज़ के चक्कर में मंक को उन्होंने हटाया रास्ते से, और तब ये बातें शुरू हो गई। तो एंड्रिया क्या कह रहा था? दे आर मेकिंग यू प्लो, दे से मुराद कलीसा, तुमसे क्या करवा रहा है? प्लो वाटर, ये ईडियम है। प्लो वाटर का मतलब पानी में हल चलाना, मतलब बेसूद मेहनत और मुशक्क़त करना। दे अलाउ यू पेन्स एंड पेपर्स टू कीप यू क्वाइट, उन्होंने तुम्हें कॉपी पेंसिल पकड़ाई हुई है काहे के लिए? ताकि तुम चुप रहो। और ये जो कॉपी पेंसिल पकड़ाई हुई थी गैलीलियो को, यानी कि तुम्हें इजाज़त दे रखी है कागज़ कलम के इस्तेमाल की, तो मतलब मालूम है इसके पीछे वो जो एक बात थी इसी सीन के अंदर थी। जब सीन शुरू होता है, अभी एंड्रिया आया नहीं था, तो वर्जीनिया ने अपने बाप से कहा था कि ऐसा करो ना कि आप उन खतूत के तो जवाबात दे दो ना, जो किसकी तरफ से आए हुए हैं? आर्च बिशप की तरफ से आए हुए हैं। तो तब मैंने एक्सप्लेन करते हुए इसके बारे में बता दिया था कि कलीसा की तरफ से जो खतूत आ रहे हैं वो काहे के लिए आ रहे हैं? ताकि उन खतूत के जवाबात की तैयारी में गैलीलियो को बिज़ी रखा जाए, उसका टाइम वेस्ट किया जाए। और मज़ीद ये है कि उल्टे पुल्टे सवालात करने के सबब और उनके मुमकिन जवाबात हासिल करने के सबब कलीसा को ये पता भी तो चल सकेगा ना कि मेंटली ये किस लाइन पे चल रहा है, साइकोलॉजिकली उसको मॉनिटर करने का भी इन्हें मौका मिलेगा। तो इस सारी एक्टिविटी को एंड्रिया ने फ़ौरन से भांप लिया कि अगर उन्होंने पेन एंड पेपर दिया, क्योंकि अभी एंड्रिया पे ये बात खुली नहीं थी कि उसने डिस्कॉर्सी लिख ली है, ठीक है। तो वो कह रहे हाउ कैन यू पॉसिबली राइट व्हेन यू नो व्हाट्स द पर्पस, कि तुम ऐसी सूरत में लिख कैसे सकते हो जबकि तुम्हें कलीसा के मकसद का पता है कि वो तुम्हें क्या करना चाह रहे हैं, मॉनिटर करना चाह रहे हैं, तेरा टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब ये डायलॉग जो है बाद वाली सिचुएशन के एक्सपोजर के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है कि जब एंड्रिया को पता चलता है कि इसने किसी न किसी तरह से टाइम स्पेयर करके डिस्कॉर्सी मुकम्मल कर ली है, तो ये डायलॉग जो है वो गैलीलियो की साइंस के साथ वबस्तगी छोटा लफ्ज़ है, मोहब्बत, इश्क, दीवानगी कह लें, उसको शो करने के लिए काफ़ी है। और गैलीलियो की सिर्फ ये सारी की सारी एफ़र्ट जो है, अगर हम थोड़े से और प्रीवियस चैप्टर्स पे जाके गौर करते हुए इस पर कमेंट करना चाहें तो समझ ये आएगा कि गैलीलियो की दीवानगी जो थी वो सिर्फ साइंस के लिए, फॉर द सेक ऑफ साइंस, वो तो थी शायद अपनी जगह पे, लेकिन गालिबन वो लॉडोविको था जब वो आखिरी वक्त इसे मिलने आया था, तो वहाँ पर एंड्रिया ही के साथ इसी चैप्टर में एंड्रिया ही के साथ गैलीलियो ने बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू में ये बताया था कि साइंस जो है अगर वो कारोबारी तबके
लालची तबके के हत्थे चढ़ जाएगी तो उसका ये कारोबारी तबका यूँ गलत इस्तेमाल करेगा कि गरीबों की चीखें निकल जाएंगी। साइंस की कोई भी नई इन्वेंशन जो है वो आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए एक नया शिकंजा बन के आएगी। तो इसलिए सिर्फ ये कहना कि गैलीलियो का यहाँ पे लव फॉर साइंस ओनली फॉर द सेक ऑफ साइंस नज़र आ रहा है तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, गैलीलियो वांटेड बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और ये बात ज़्यादा करीने क़यास है। वजह कि इंसान जब किसी चीज़ पे बड़ा फुल डिवोशन के साथ काम कर रहा होता है ना, तो सबसे पहली चीज़ जो उसमें नज़र आ रही होती है वो पैसे का कमाना नज़र आ रहा होता है। तो क्या गैलीलियो को यहाँ से कोई पैसे के हसूल हो रहा था? ऐसा तो कुछ भी नहीं हमने देखा। तो फिर ये वाकई उसका सिंसियरली नॉट ओनली टू वर्क फॉर द सेक ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस बट एट द सेम टाइम वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड इज़ ऑल्सो मैंशनड हेयर इन दिस डायलॉग। अब इसी पेपर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सी के बारे में है, ड्रामा द सी उसके बारे में है। एडवर्ड बॉन्ड का लिखा हुआ है। बार इस पे अब हम कमेंट नहीं करेंगे, हम चलेंगे नंबर 3 पे। द डीमंस ऑफ हेडा इज़ दैट शी वांट्स टू इन्फ्लुएंस अनदर ह्यूमन बीइंग बट वंस दैट हैज़ हैपेंड शी डिस्पाइजेस हिम। डू यू एग्री? गिव आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट योर आंसर। ये हेडा के बारे में और देखा जाए तो डायरेक्टली हेडा के कैरेक्टर के बारे में है, और एक तरह से जो फर्स्ट लुक में हमें नज़र आता है कि इट इज़ हेडा साइको एनालिसिस। ओवरऑल ड्रामे को कहा गया कि ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी है ह्यूमन माइंड की। तो ये एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक ऑफ हेडा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जब हमने हेडा के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना है या इसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखना है तो सिर्फ उसी की हद तक हम अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे। हमें हेडा के आसपास के कैरेक्टर्स को भी इसमें जो है वो इंडल्ज करना पड़ेगा, टच में लेना पड़ेगा। और इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक जो कसूर है क्लास डिफरेंस के बाद, क्लास डिफरेंस बजाते खुद एक बहुत बड़ा एलिमेंट और फैक्टर है यहाँ पे हेडा और मिस्टर टेस्मैन के एस्ट्रेंज्ड किस्म के ताल्लुकात का। लेकिन अगर उसके बाद देखा जाए तो फिर मिस्टर टेस्मैन का ख़ुद का बिहेवियर भी, क्योंकि इवन दो ही हैड जस्ट टेकन हेडा अलॉन्ग विद हिम ऑन सो लॉन्ग ए हनीमून, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अगर बीवी को 6 माह का हनीमून करवा दिया तो ये शो करता है कि आप बीवी के साथ बड़े फ्रेंडली हैं और बड़े कुछ क्लोज़ हैं। और उस क्लोजनेस की तो हमने कल ही जो है इसी के रेफरेंसेस में भी पढ़ भी लिया कितनी क्लोजनेस उनके दरमियान में थी। लेकिन फिर भी ये कि घर में तो जानवर भी पाला हो ना तो वो भी अटेंशन चाहता है। इसने कौन सी तवज्जो जो है वो हेडा को दी है, सवाए ये कि हनीमून पे ले गया। और उस हनीमून की भी मज़ीद कली खोल दी जाए तो वो ये था कि ये कौन सा अपने को ज़ाती कमाई और कमाए हुए पैसों की बिना पे या कोई ऐसे एफ़र्ट की बिना पे कि एफ़र्ट करके बड़ा पैसा जमा किया। वो तो मेरे ख़्याल में जो इसे स्कॉलरशिप मिला था डॉक्टरेट की स्टडीज़ के लिए, और वो एक बंदे के लिए था जिसकी निशानदेही मिस टेस्मैन ने भी की थी कि वो जो तुम्हें पैसे मिले स्कॉलरशिप के उसमें तुम अपनी बीवी को हनीमून करवा के लेके आए हो। तो यानी कि कितना मुश्किल हुआ होगा कि उस पैसे में जो कि एक बंदे के लिए था और वो भी स्टडी के लिए था, तुम दोनों ने कैसे मैनेज किया होगा। और वो भी बिलखसूस कि जब तुम्हारा हम सफ़र जो है वो कोई औरत हो, बीवी हो, तो फिर तो ख़र्चा बड़ा होता है। इसने कहा भी था कि हाँ जी मेरी जेब में होल हो गया पूरा, समझो जेब फट गई है मेरी। तो मकसद कहने का ये था कि हेडा के बारे में अगर हम लिखेंगे एज ए उसकी माइंड स्टडी के बारे में, साइकोलॉजिकल स्टडी के बारे में, तो इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स के बारे में भी तो लिखना पड़ेगा। और हेडा जो थी वो एक डोमिनेंस चाहती रही। ये तो मेरे ख़्याल में फितरती तकादा है कि इस तरह की डोमिनेंस जो है वो हर बंदे के अंदर मौजूद होती है। और लिटरेचर के अंदर मेरे ख़्याल में डेस्डिमोना के बाद जो है ग़ालिबन डेस्डिमोना, हैटी सॉरेल और हेडा गैबलर, ये फ़ीमेल तीनों वो कैरेक्टर्स हैं कि जिनके अंदर कम से कम एक बात जो है वो कॉमन है। नो, देयर लोनलीनेस। डेस्डिमोना वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ
her parents, I am using the word parents, but her mother was not there. She was the only one in her home except her father. और फादर्स का भी वो बिहेवियर जैसा कि मेरे ख्याल में ब्रेबेंटियों का हमने थोड़ा बहुत देखा ही है, और पुराने ज़माने में वालिदैन का अमूमन बच्चियों के बारे में क्या वो बड़ा स्ट्रेंज सा रिलेशन है। आप स्टेटस वाले हैं, आप पैसे वाले हैं, और इसी बिना पे आपने समझ लिया कि मेरी बच्ची को सब कुछ मिल गया हुआ है, लेकिन वो क्या उसने बाहर जो है वो रिलेशंस और कनेक्शंस डेवलप कर लिए। हैटी सॉरल के केस में भी यही था। वगरना जो मैं बात जहाँ से असल में मैंने क्लू लिया ना, हैडा भी अकेली अपने वालिदैन की, कोई भाई नहीं है इसका, कोई बहन नहीं है। जिनके बहन भाई होते हैं ना, मैंने देखा है वो आपस में ही डोमिनेंस की जंग लड़ लेते हैं। बहन चाहती है भरा मेरे थल्ले लग के रहे, भाई चाहते हैं कि बहनें मेरी बात माने। इनका ये जो ह्यूमन सेंटीमेंट है ना इस तरह से डोमिनेंस का, वो आपस में ही कहीं निकल जाता है। और फर्दर ज़िंदगी की जो एक स्टोरी हमारी चलती रहती है, उसमें भी बहन भाई शादी वगैरह हो भी जाते हैं, तो फिर भी वहाँ पे अपने अपने घरों में बैठे इस डोमिनेंस को शो करते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, ये फड्डे चलते रहते हैं। और ये एक ऐसा इमोशन है जिसको आउटलेट जो है ना वो इस सूरत में मिलता रहता है। लेकिन हैडा का तो कोई बहन भाई था नहीं, और इवन व्हेन शी वाज नॉट मैरिड, तो उस ज़माने में क्या था, इसके हत्थे लबोक चढ़ा हुआ था जिसके ऊपर कि उसने अपना ये सेंटिमेंट तब भी पूरा किया, उसे अपनी मुट्ठी में रखा। शौहर इसकी मुट्ठी में तो था, लेकिन किसी हद तक वो कह सकते हैं कि प्री ऑक्युपाइड था अपनी स्टडी में। उसकी ज़्यादातर तवज्जो जो थी वो स्टडीज़ की तरफ थी, अपनी बीवी की तरफ थी ही नहीं। और ये शायद मेरे ख्याल में उसका जेनेटिक फ़ॉल्ट था, क्योंकि इस फॉल्ट की तरफ जो है मिस टेस्मैन ने भी इशारा किया था कि तुम बिल्कुल किसकी मानंद हो, अपने अब्बा की मानंद हो। तेरा अब्बा भी जो था वो फाइलिंग में और इंडेक्सेशन में और मेकिंग नोट्स में और कंपाइलेशन में बड़ा ही माहिर था। ये कोई ऐसा जेनेटिक फ़ॉल्ट था इसका। बीवी को तो ये तवज्जो दे नहीं पाया था। तो हैडा के अंदर जो था, शादी से पहले तो इस इमोशन को आउटलेट मिलता रहा, लेकिन शादी के बाद क्या होता है, इस जज्बे को, यानी कि औरत में एक डोमिनेंस का जो जज्बा होता है, इसकी सेटिस्फेक्शन किसने करनी होती है? शौहर नहीं करनी होती। किस सूरत में कि बीवी के सामने जो है वो बस हाथ बांध के खड़ा हो जाए, मुहावरतन कह रहा हूँ, और बीवी जो भी ऑल फॉल उल्टा सीधा जैसी भी डिमांड्स या सजेशन या पीसेस ऑफ एडवाइस, ये शौहर को कहना चाहिए यस बॉस ओके। और ये तो मैंने ड्रामा पढ़ाते वक्त भी ये इस बात को कहा था कि औरत जो होती है वो चूँकि घर की चार दीवारी के अंदर एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ बसर करती है या करना पड़ती है, तो शौहर ये एक ऐसी वहाँ पे चीज़ है या मखलूक है जिसे कि बीवी को ये तासुर देना चाहिए कि बस तू मलिका है, तू बादशाह है। बीवियाँ इतने में बड़ा खुश हो जाती हैं, रिलेशन बड़ा अच्छा हो जाता है, घर की वर्किंग बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई वर्किंग रिलेशन नज़र ही नहीं आया। तो हैडा की वो जो डोमिनेंस थी कि जिसका वो जिक्र कर रहा है कि द डीमन ऑफ हैडा, डीमन किसको कहते हैं? यहाँ पे बड़ी ये नहीं कि ये कड़क किस्म की स्टेटमेंट दे दी लफ्ज़ डीमन को इस्तेमाल करके, डीमन भूत को कहते हैं। ये जिस भी क्रिटिक की स्टेटमेंट है उसने तो हैडा के दिमाग में समझने का कि कोई भूत था, और इज़ दैट शी वांट्स टू इन्फ्लुएंस अदर ह्यूमन बीइंग्स। इस एतबार से देखा जाए तो शौहर को शायद इतना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की उसने, और अगर की भी तो वो डिफरेंट डिमांड्स के ज़रिए से की। मुझे बेमेयर चाहिए, और पियानो चाहिए, लिवरेड फुटमैन चाहिए, और सबसे पहले तो जहाँ से इब्तदा हुई थी वो ये कि ये प्राइम मिनिस्टर्स की विडो का मुझे घर चाहिए रहने के लिए, इसके अलावा तो कोई घर ही नहीं होगा जिसमें रहना अफोर्ड करूँगी मैं। ये और तरह से डोमिनेंस थी उसकी। हालांकि देखा जाए तो फिर वो एक तरफ से जहाँ पे लिबोक के ऊपर अपनी डोमिनेंस शो करने की कोशिश करती रही, तो साथ में जो है वो मिसेस एल्स्टेड पे भी, और जहाँ पे मिसेस एल्स्टेड ने भी अपनी डोमिनेंस शो करने की कोशिश की लिबोक पर। क्योंकि यहाँ पे देखें ना, मैं ऑलरेडी ये बात कर चुका हूँ कि ये जज्बा सिर्फ़ और सिर्फ हैडा के अंदर नहीं था, और ड्रामे से बाहर निकल के भी देखें तो जनरल लाइफ में भी आप देखेंगे सब ख़वातीन डोमिनेंस चाहती हैं। बाज़ का बस जो है वो अपने बाप पे चल रहा होता है, बाज़ का भाइयों पे चल रहा होता है, और बाज़ जगह पे बेचारी बस नहीं बेबस होती हैं। जहाँ पे बेबस होती हैं फड्डे फिर वहाँ पर होते हैं।
इस इमोशन की जहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती वहाँ पे फिर ब्लास्ट होते हैं, इमोशनल ब्लास्ट होते हैं। समझ आ रही ना बात? तो मिसेस एल्स्टेड को नीचा दिखाने की कोशिश की उसने तब जब मिसेस एल्स्टेड ने ये शो करने की कोशिश की कि मेरा जो है वो बस किस पर चलता है, लबोग पे चलता है। फिर इधर एंड पे जो था इसके दरमियान में और जज ब्रैक के दरमियान में भी ये डोमिनेंस की जंग छिड़ गई, और जज ब्रैक तो जो था इस जंग में से अपने लिए कोई अनलॉफुल एडवांटेज भी अवेल करने की कोशिश में था। तो अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, सारे दरवाजे जो थे वो हेडा के गिर्द बंद हो गए। कुछ उसने ख़ुद अपने हाथों किए, कुछ गिरदो पेश के लोगों ने किए, और अल्टीमेटली सुइसाइड के अलावा कोई ऑप्शन उसके पास नहीं बची थी। लेकिन ये स्टेटमेंट हमने आधी तो पढ़ी, जिसके बाद इतनी बात हमने कर ली कि शी वांट्स टू इन्फ्लुएंस अदर ह्यूमन बीइंग्स बट वंस दैट हैज़ हैपेंड शी डिस्पाइजेस हिम। और एक दफ़ा जब वो ऐसा कर लेती है ना, मतलब किसी को इन्फ्लुएंस कर लेती है, तो फिर उसके बाद वो क्या करती है, उसे नफ़रत करने लग पड़ती है। और ये बात देखा जाए तो मर्दों की हद तक लबोग के बारे में भी और टेस्टमैन के बारे में भी ये पूरी हुई है। शादी से पहले की ज़िंदगी में जब इसने एक दफ़ा जो है लबोग को बिल्कुल अपने शहर में जकड़ लिया, उसके बाद फिर इसकी छुट्टी करवा दी। उसके बाद ये दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करने के पीछे पड़ गई, और वो कौन सा था, वो शायद कोई और नहीं था, इसके हत्थे जो था वो मिस्टर टेस्टमैन चढ़ गया। और इस इन्फ्लुएंस की कहानी जो थी वो इसके उस इजहार से शुरू हुई जो इसने प्राइम मिनिस्टर की विडो के घर के बारे में अपनी विश के इजहार से किया, ये देखने के लिए कि आया ये मेरे लिए इतनी हैवी कॉस्ट पे करने के काबिल है, ये रगड़ा सहने के काबिल है। बस वो सह गया तो समझ लिया कि मेरे लिए वो नीचे लग गया, उस पर डोमिनेंट हो गई, बस डोमिनेंट हुई। तो फिर देखा जाए उसके बाद का इसका सलूक जो है, जो हमने ड्रामे के शुरू होने के साथ ही ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया, कहीं पर भी जो है इसने प्यार तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है मेरे ख़्याल में, शायद इसने मिस्टर टेस्टमैन को, अपने शौहर को इज़्ज़त भी देना नहीं चाहिए। और ना सिर्फ ये कि शौहर, बल्कि शौहर की जो फैमिली थी जिसमें कि बिलखुसूस मिसेस टेस्टमैन शामिल थी, उसको भी ये जूती पे लिखती रही है। मिसेस एल्स्टेड पे भी डोमिनेंस हासिल करने की कोशिश की, और जब लबोग को इसने बज़ाहिर मिसेस एल्स्टेड की गिरफ्त से छुड़वा लिया, तो मिसेस एल्स्टेड के बारे में भी क्या था, एक तरह से नॉन रिलेटेड सी हो गई कि बस तेरे चुंगल से लबोग को छुड़ाना था, अपने दाम में लाना था या अपने इन्फ्लुएंस में लाना था, हो गया। मिसेस एल्स्टेड गई तो किधर गई, जिधर मर्ज़ी जाए वो। लेकिन देखें उधर मिसेस एल्स्टेड ने भी क्या किया। हम कह सकते हैं कि ये शायद इंटेंशनल तो नहीं था, लेकिन जब वो किताब को दोबारा से क्रिएट करने के चक्कर में नोट्स निकाल के बैठ गई और मिस्टर टेस्टमैन जो है वो भी टेबल पे बैठ गया, तो एक तरह से देखा जाए तो ये ऐसा नहीं था कि मिसेस एल्स्टेड से अगर पहले लबोग इम्प्रेस ना हो सका, ये उस पर डोमिनेंस गेन ना कर पाई, तो अब ये एक तरह से, मैं पहले भी कह रहा हूँ, अनइंटेंशनली देखा जाए एक ऐसी एक्टिविटी में ये शुमार होता है कि जैसे अब वो मिस्टर टेस्टमैन को जो था, मिस्टर टेस्टमैन को इन्फ्लुएंस करने जा रही थी। तो ये जज्बा तो तकरीबन मेरे ख़्याल में हर मर्द और हर औरत में होता है। कई लोग जो हैं वो इस जज्बे को आउटलेट मिले तो ही वो सेटिस्फाइड होते हैं, बाज़ जो है इस जज्बे को इग्नोर भी कर देते हैं, कोई नहीं भी उनसे इन्फ्लुएंस्ड होता तो छोड़ देते हैं। ड्रामे के अंदर मेरे ख़्याल में सवाए मिस्टर टेस्टमैन के या मिस जूजो के, इन दोनों ही फूफी और भतीजे के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये एफ़र्ट ना की हो। हर एक ने तकरीबन दूसरों को इन्फ्लुएंस करने और उन पर डोमिनेंट होने की कोशिश की है। और ये यहाँ पे सिर्फ डीमन ऑफ हेडा, मैं तो समझता हूँ ये डीमन हर इंसान के अंदर ही होता है। शरीफुन नफ्स लोग जो हैं जैसे कि मिस जूजो, वो इस पे काबू पा लेते हैं, बाकी ये जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब करता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ बैकेट्स वेटिंग फॉर गॉडो रेलिवेंट फॉर अस टुडे। देखें क्या सवाल है ये कि वेटिंग फॉर गॉडो जो है वो क्या आज हमारे लिए रेलेवेंट हो चुका है कि नहीं। रेलेवेंट का मतलब है कि इसे देखकर क्या हमें अपनी ज़िंदगी से कोई रिलेशन नज़र आता है कि नहीं। अब जब हम इसको अपनी ज़िंदगी के साथ किसी रिलेशन में बंधा हुआ दिखाना चाहेंगे तो पहली बात तो ये है कि सैमुअल बेकेट के इस ड्रामा को उस सोशल लाइफ के बैकग्राउंड में देखने की ज़रूरत है जो सोशल बैकग्राउंड यूरोप का है था, जिस पर्सपेक्टिव में इसे लिखा गया। और चूँकि सवाल इस तरह हो गया था ना कि इज़ वेटिंग फॉर गॉडो जो है रेलेवेंट फॉर अस लिखा हुआ है, तो अस का मतलब फिर ये कि ये दूसरा पर्सपेक्टिव इसका क्या है, वो पाकिस्तानी सिनेरियो है या साउथ ईस्ट एशियन सिनेरियो है। क्या इसमें ये हमें अपनी ज़िंदगियों के साथ रिलेटिव नज़र आता है। तो दो तो यहीं पर डिवीज़न एक नज़र आने लगी हमें। अब सोशल बैकग्राउंड की अगर बात करें ऑन द होल, एक यूरोप का हो गया, एक बेशक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का हो गया, लेकिन एक बात जो है वो बड़ी वाज़े है इनमें से हर एक बैकग्राउंड के लिए कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की तबाहकारियाँ जो थी ना, अगरचे के बड़ी ड्रास्टिकली और एम्फेटिकली वो यूरोप के लोगों पे तो अपना रंग फ़ौरन से दिखाने लग पड़ी। दीगर दुनिया के ममालिक में, और जैसे कि हम अगर अपने बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इनके असरात ज़रा ताख़ीर से पहुँचे, लेकिन पहुँचे तो हैं, लेकिन वो असरात क्या हैं। ड्रामे में कौन से ऐसे वो एलिमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की डिस्ट्रक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने इस पे मेरा जो बिल्कुल बिगनिंग में, क्योंकि इस ड्रामे को पढ़ाने से पहले मैंने सारा वो लेक्चर डिलीवर कर दिया था कि दौर जदीद के इंसान के जो क्राइसिस हैं उनमें क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और गैप ऑफ कम्युनिकेशन भी है, लोनलीनेस है, फियर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, एमलेसनेस है, एक्सप्लॉयटेशन है, फ्यूटिलिटी या एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ है। तो क्या ये सारे एलिमेंट आज भी हमारी अपनी ज़िंदगी में मौजूद नहीं हैं? हमारी ज़िंदगी में भी आज एलिमेंट्स मौजूद हैं। मैंने तो कहा ना, यूरोप में तो फ़ौरन से इसके असरात मुरतब होना शुरू हो गए, और यही वजह है कि ये लेट 60s के अंदर ये ड्रामा मंजर आम पे आ चुका था। हमारे यहाँ इसके असरात अब नज़र आने लगे हैं। क्यों? हमारे यहाँ भी आज 20-25 साल पहले इतनी अफरा तफरी नहीं थी, ताल्लुकात में इतनी दूरी नहीं थी, ज़िंदगी इतनी फ्यूटाइल नज़र नहीं आती थी, स्ट्रॉन्ग थे रिलेशन, स्ट्रॉन्ग थे, ज़िंदगी बामकसद भी नज़र आती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा ये थोड़ा सा और भी मेरे ख्याल में रह गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे हम। द चेरी ऑर्चर्ड इज़ अ ट्रेजेडी डिस्पाइट द फैक्ट दैट शेकॉफ डिस्क्राइब्ड इट एज ए कॉमेडी। ये वही ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, क्या है? मैंने कल भी इस पर कमेंट किया था। वी कैन नीदर से दैट इट इज़ अ ट्रेजेडी नॉर से इट इज़ अ कॉमेडी, इवन नॉर से दैट इट इज़ अ ट्रेजिक कॉमेडी। ऑलरेडी जितनी भी प्रेवलेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रामा थी ना हमारे क्लासिकल लिटरेचर में, उनमें से ये किसी के साथ अपने स्टाइल के अतबार से ये ड्रामा टच करता ही नहीं है। एक नई ड्रामा फॉर्म इवॉल्व हुई और उस ड्रामा फॉर्म को क्रिटिक्स ने क्या नाम दिया? नेचुरलिस्टिक ड्रामा। और नेचुरलिस्टिक ड्रामा जो है उसके जो कंपोनेंट्स थे वो मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में गिनवा दिए थे आपको। एंटन चेखोव के वैसे भी स्टाइल को पढ़ा जाए तो जिसमें वो बिज़ारिज़म नज़र आता है, यूज़ ऑफ फार्स नज़र आता है, इनडायरेक्ट एक्शन प्ले के एलिमेंट्स नज़र आते हैं। तो ये सारे किसके हैं?
ये उसी नेचुरलिज्म के कंपोनेंट्स में से हैं। मेरा ख्याल है इस पे ज़्यादा टाइम की बजाय क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बारचेस्ट ये लिखा हुआ जी, ब्रशर्स गैलीली is not only a hymn to reason but one that centers specially on the need to be skeptical, to doubt। ये समझे skeptical का मीनिंग उन्होंने दे दिया कॉमा दे के, तो to doubt, यानी कि दो बातें उसने बताई हैं कि ड्रामा एक हिम है। हिम किसको कहते हैं? मदहा को कहते हैं, हमद को कहते हैं, तारीफ़ को कहते हैं। टू रीज़न, यानी कि ड्रामे के अंदर जो है किसकी तारीफ़ की गई है, किस इंसानी जज्बे की तारीफ़ है? अकल, रीज़न, माकूलियत। तो ड्रामे के बिगिनिंग से लेके गैलीलियो के रीकेंट कर देने तक जिस बात का नारा गैलीलियो लगाता रहा वो क्या था? वो बार बार कहता रहा कि आई बिलीव इन ह्यूमन रीज़न, आई बिलीव इन ह्यूमन रीज़न। और वैसे भी साइंस की बुनियाद जो है वो है ही ह्यूमन रीज़न पे, अकल पर। रीज़न का असल मतलब अकल होता है, ये पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया। और रीज़न का मतलब वजह नहीं होता। जब आप इसे वजह बना के पढ़ेंगे तो फिर तो ये सॉल्व नहीं होने वाला। यानी कि इस ड्रामा जो है वो इंसान की माकूलियत की तरफ तवज्जो दिला रहा है, जिसे हम फिर रीज़नेबल कि बिहेवियर इंसान का जो है वो रीज़नेबल होना चाहिए। तो एक बात तो ये नज़र आ रही है हमें कि ड्रामे में इस बात पे ज़ोर दिया गया है, क्या? ये ड्रामा मदहा में लिखा गया, शान में लिखा गया, अकल के इस्तेमाल की शान में। और देखा जाए ओवरऑल गैलीलियो का अहद ख़त्म हो गया और उस अहद के बाद की इंसान की ज़िंदगी जो है सारी की सारी जो है वो रीज़न बेस्ड है। अगर इंसान के हाँ वो माकूलियत ना होती, रीज़नेबिलिटी ना होती, तो आज इंसानी ज़िंदगी की तरक्की का जो मेयार हम इंजॉय कर रहे हैं ये तो कभी भी ना होता। आज भी शायद हम पत्थर के किसी ज़माने में जी रहे होते। और एक बात ये तो हो गया। और दूसरा क्या? बट वन दैट सेंटर्स स्पेशली, कहता सिर्फ माकूलियत नहीं था, नॉट ओनली हिम टू रीज़न, बल्कि कहता बट वन दैट सेंटर स्पेशली ऑन द नीड टू बी स्केप्टिकल। जिस अमर की तरफ इस ड्रामे ने हमारी तवज्जो मबजूल करवाई है वो तो एक अकल का माकूल इस्तेमाल, और दूसरा क्या है? नीड टू बी स्केप्टिकल। कि इंसान अगर तरक्की करना चाहता है ना तो जिस अमर की ज़रूरत है ना वो क्या है? स्केप्टिसिज्म है। स्केप्टिसिज्म क्या है? डाउटफुलनेस है कि आप चीज़ों को यू शुड नॉट स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स टेकन फॉर ग्रांटेड। चीज़ों को यूँ कबूल ना करते चले जाएं कि जैसे रब की तरफ से अता हैं तो बस जैसे ही अता हैं वैसे ही आंखें बंद करके कबूल कर लें। एंड देयर इज़ नो नीड टू रेज़ एनी ऑब्जेक्शन और रेज़ एनी क्वेश्चन और इवन डाउटफुलनेस about those things, philosophies, dogmas, rules, principles, lifestyle, everything. If you want to grow and progress in life, so all what is needed according to this statement is skepticism, to doubt. आप शक की निगाह से देखेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। और इस चीज़ पे तो ज़ोर जो है ना बहुत ज़्यादा, मेरे ख़्याल में वो जो चैप्टर था ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल में चैप्टर नंबर कोई 9 नहीं है समथिंग, आप इसे खुद टेक्स्ट में से कंफर्म कीजिएगा, जिसे मैं अमूमन कहता हूँ कि वो बर्फ़ पानी खेल रहा था। गैलीलियो जो है उसमें बर्फ़ पानी वगैरह खेल रहा था और उसे जैसी उम्मीद नज़र आई कि पहले वाला पोप फौत हो रहा है और नया पोप आएगा, और वो कौन आएगा? वो बेरबेरानी आएगा जो कि ख़ुद एक साइंस का टच रखने वाला है। तो फिर यानी कि साइंस की रिसर्च करने की इजाज़त मिल जाएगी। और वो जब सारा सामान निकाल लेते हैं, वो अर्थ अराउंड द सन, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स शुरू करने से पहले लंबी चौड़ी एक तकरीर है, वो गैलीलियो की भी है, उसमें वो एंड्रिया की भी है, कि हम अपनी रिसर्च को जब शुरू करेंगे ना तो इस तरह से शुरू नहीं करेंगे कि जहन में बैठा लेंगे कि जनाब अर्थ जो है वो अराउंड द सन चक्कर लगाती है। नहीं,
बल्कि हम इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे और हर तरह से कोशिश करेंगे साबित करने की कि नहीं, सूरज ज़मीन का चक्कर लगाता है। ये जो बात थी ना, ये क्या है? ये स्केप्टिसिज्म ही तो है, शक पैदा कर लेना, हत्ता कि अपनी बात में ख़ुद से शक पैदा कर लेना। अपनी इनकी बात क्या थी? ये कहते थे कि जनाब दैट अर्थ गोज़ अराउंड द सन, लेकिन उस वक्त रिसर्च स्टार्ट करने से पहले या अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले ये बात उन्होंने कही कि ये बात प्रूव करने के लिए ज़ोर नहीं हम लगाएंगे, इसको प्रूव करने के लिए ज़ोर बाद में लगाएंगे, पहले तो अपनी ही बात को रद्द करने के लिए ज़ोर लगाएंगे कि हम झूठ कह रहे हैं, हम सच नहीं कह रहे, या हमारी बात दुरुस्त नहीं है, और इसको रिजेक्ट करने के लिए। तो वो वाला चैप्टर था जिसमें स्केप्टिसिज्म की नीड पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन जो है वो एडवर्ड बॉन्ड के सी में से है, इसे हम छोड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं जो इसका पेपर है 2006 का। इसमें फर्स्ट रेफरेंस है परहैप्स नॉट। ये सी में से है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। नंबर 2 है नर्वसली, ये ब्रैकेट है शुरू में, वॉकिंग अक्रॉस द रूम, समटाइम्स अ मूड लाइक दैट हिट्स मी एंड आई कैंट स्टॉप माई सेल्फ, थ्रोज हर सेल्फ डाउन इन द आर्म चेयर बाय द स्टोव, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। ये हेडा गैबलर का डायलॉग, ड्रामा हेडा गैबलर है, डायलॉग जो है ये हेडा ही का है, और ये ऑलमोस्ट बैचलर पार्टी के चले जाते हैं, तब उसके बाद वो उतरी थी इस टाइम से। ये डायलॉग जो है ना ये हेडा का है, एंड देन शी वाज टॉकिंग टू जज ब्रैक। पहले तो इसके लफ्ज़ों का तर्जुमा और इस डायलॉग में से कोई इसका तर्जुमा और उसके उसी से उसका मफ़हूम पहले तो समझें, तो फिर आपको इसका कॉन्टेक्स्ट भी समझ आएगा। बड़े नर्वस वे में, और वॉकिंग अक्रॉस द रूम का मतलब है कमरे में दाएं से बाएं लौट पौट रही थी, चल रही थी, और कहती क्या है, समटाइम्स अ मूड लाइक दैट हिट्स मी, कि बाज़ औक़ात जो है इस तरह का मूड मुझ पर सवार हो जाता है, हिट करता है मुझे। अब ये मूड कौन सा था ये ज़रा ज़हन में रखेंगे ना। एंड आई कैंट स्टॉप माई सेल्फ, और मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। थ्रोज हरसेल्फ डाउन इन द आर्म चेयर बाय द स्टोव, स्टोव के पास पड़ी हुई आर्म चेयर के अंदर धड़ाम से गिरी, और क्या कहती है, ओ आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं अपने इस मूड की एक्सप्लेनेशन दूँ तो क्या दूँ, कैसे दूँ। तो बात तो वैसे सारी उसके मूड पे ही आ रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस डायलॉग इज़ हर मूड, हेडा's मूड, जिसके बारे में बात कर रही है। तो ये कौन सा मूड था, कुछ याद आ रहा है आपको? सारा ही याद आ गया। आंटी के बारे में बताती है कि यार मैंने उसकी इस तरह बेइज्जती की है। उसमें कैब उसकी जो थी ना, जी कौन लेने आ गया? पार्टी के टाइमिंग से पहले आ जाता है। अच्छा, पार्टी से पहले जज ब्रेक लेने के लिए, यानी कि टाइम से पहले आ जाता है। और टेस्टमैन जो था वो कहाँ पे था? घर नहीं था। फिर हुआ क्या था मूड को? सही है जो उसकी जब शौहर घर नहीं था तो फिर तो मूड वैसे ही बड़ा अच्छा होना चाहिए। जी आप क्या कह रहे हैं? उसमें उसकी तो बहुत आपकी बात मैं बाद में सुनता हूँ, इससे सुनता हूँ, क्योंकि मुझे शक और डर ये है कि आप सही बता देंगे, इनको चेक करने का मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा। जी अमरा साहब बताएं। वो आंटी की मतलब बेइज्जती वगैरह के बारे में सारी बताती है ना, तो जब ब्रेक उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तो वो फिर कहती है ये उसे क्यों बताना पड़ गया? आंटी के बारे में। हाँ, इस टॉपिक की तरफ वो आ कैसे गई? क्योंकि ये सारा जज ब्रैक के सामने तो हुआ नहीं था। चलें अब इसको लेके तो माजिद साहब की तरफ आते हैं ना, क्योंकि जो इन्होंने बताना था वो इतना तो मुझे पता है, वही बताना था जो आपने बता दिया। और ये ठीक है कि जो इसने आंटी जूजो की इंसल्ट की थी सुबह सुबह, किस चक्कर में इसने कहा कि ये हैट जो है ये नौकरानी को तमीज़ ही नहीं है, सोफ़े पर रख के चली गई है। तो मिस टेस्ट मैंने आगे बढ़ के उसको तो हैट उठाया और कहा कि नहीं ये मेरा है, और साथ में छतरी भी पकड़ ली, कहती ये भी मेरी है। ये इवेंट हो गया था, और उस वक्त तो हमें ये लगा कि जैसे हैडा को शायद मालूम नहीं है, लेकिन मिस टेस्टमैन की तो बेइज्जती हो गई। लेकिन हमें भी जो है ड्रामे के इस कोर्स ऑफ एक्शन पे आगे चलते चलते जाके
जब ये बात हुई, ये वाला डायलॉग, ये इसने अपने मुंह से ये बात की, तो तब पता चला कि वहाँ पर ये बात इसने इंटेंशनली की थी। और ये बात ये अब जज ब्रैक को बता रही है और अपने एक ख़ास मूड के लिए, यानी कि मूड क्या मतलब चिड़चिड़ापन, अदम बर्दाश्त, और ये किसके हवाले से, टेस्मैन के गरीब रिश्तेदारों के हवाले से। इतने लंबे चौड़े तो रिश्तेदार हैं नहीं, सिर्फ आंटी जूजो ही उसकी रिश्तेदार है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जो साहब इक़्तिदार होते हैं या मालदार होते हैं उन्हें गुस्सा आता है तो गरीब पे ही आता है। तो कुछ इसके मसादिक भी। लेकिन मैंने जो अभी सवाल रेज़ कर दिया, क्योंकि जो मुझे लगता है कि माजिद साहब भी अगर मुझे बताएंगे तो वो यही बताएंगे कि ये डायलॉग जो है वो हेडा की उस इंसल्ट के हवाले से था, और ये ख़ुद उसका तज़किरा जज ब्रैक को, ये उसका तज़किरा जज ब्रैक के सामने कर रही है बताने के लिए। लेकिन पूछा मैंने ये अब मज़ीद इसमें इसके कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए कि यहाँ पर कौन सी ऐसी ज़रूरत पेश आ गई थी कि जिसके सबब वो बात जज ब्रैक को बता रही थी। सर जज ब्रैक जब एंटर होता है इसके घर में, तो एक तो वो पीछे से आया था और ये फायरिंग कर दिया उसकी तरफ, मतलब वो इससे बचता जाता, जब अंदर आता है तो उसको काम डाउन करता है तो ये बता रही होती है कि मुझे ये भी गुस्सा है, वो भी है। इस तरह ये तो अब बोंगी मार रहे हैं कि जब वो जज ब्रैक इसके घर की बैक साइड से आया था तो इसको उसके आने पे यूँ गुस्सा था। बाद में तो बड़ी चहक चहक के बातें कर रही थी, और ये कह रही थी कि ये तुम्हें पता है कि पिछले वाले दरवाजे से जो आए तो क्या मतलब होता है। और वो कहता है मैं तो टेम कॉक हूँ ना, घर का सुधाया हुआ कुत्ता हूँ ना, तो घर के जो मुर्गे होते हैं, मैंने वैसे कुत्ता कह दिया, तो उस पर घर वाले फायरिंग नहीं करते, और मुझे वैसे भी बैक यार्ड से दाखिल होना बड़ा पसंद है। लेकिन ये मिस जूजो का तज़किरा कैसे बीच में घुसा? कौन सा मूड ख़राब था? कोई मूड ख़राब नहीं था। फिर घर के बारे में बात हुई और ये भी पता चला कि टेस्टमैन घर पे नहीं है, तुम जल्दी आ गए हो। तो ये उसे कहती है कि ये उसे कहता ना कि मुझसे गलती हुई, मुझे जल्दी आ जाना चाहिए था, आता तो तुमसे बातें करता। तो ये कहती नहीं मैं अपने ड्रेसिंग रूम में थी। तो कहता ओहो ड्रेसिंग रूम में थी तो फिर यहाँ पे कमरे में सुराख रख लेना चाहिए था। तो ये पलट के उसे कहती है अच्छा तो सुराख रखना था तो किसने रखना था? घर तो तुम ही ने लेके दिया, तो तुमने सुराख अरेंज करवाना था ना। ऐसी बातें हो रही थी। मूड तो बड़ा फ्रेश था। मैंने भी अभी पैनाडोल खाई है तो मेरा मूड ठीक हुआ है, वरना आपके लेक्चर से पहले मेरा सर फट रहा था और मुझे था कि अभी बुखार चढ़ा के चढ़ा। नहीं याद आ रहा। मैं सोया हुआ था। आई थिंक ये जो उससे कह रहा था ना इसने भी, और अब्बू ने भी एक बात इससे लाजमी कही थी अगर तुमने इससे शादी करनी थी तो मैं भी उस वजह से इसका जो मैं बता नहीं, ऐसे ही आप फिर इधर उधर की मार रहे हैं। मसला ये था कि टेस्टमैन को जो था ना वो फ़ौरन से आंटी रीना की एक्सपेक्टेड जो यहाँ डेथ थी उसकी वजह से जाना पड़ रहा था। तो टेस्टमैन ने जो है ना वो कहीं तज़किरा कर दिया था कि मैं आंटीज़ की तरफ जा रहा हूँ। तो सेंस उसमें ये थी कि क्या मिस टेस्टमैन इधर घर नहीं आएगी, इधर अब नहीं आएगी। तो उसने उस वक़्त हेडा ने यानी कि प्रिजम्पशन की सूरत में कि हाँ वो नहीं आएगी, तो साथ में उसने कहता ओ हैट कि हाँ हैट दी वजह ना। तो ये बात इतनी सी हो तो गई थी, लेकिन टेस्टमैन ने इसको रिजेक्ट कर दिया और फिर वो निकल गया। उसके बाद ये चूँकि लव सुना हुआ था जज ब्रैक ने, तो फिर उसने पूछा ये हैट क्या है। तब इसे खोलना पड़ गया कि हैट की दास्तान जो है वो ये वाली है। समझ आ रही है बात? ये डायलॉग ये ब्रैक को जज ब्रैक को एड्रेस करते हुए फिर उसने बोला। ये तो एक तरह से कॉन्टेक्स्ट हुआ ना कि ये डायलॉग है क्या, इसका स्पीकर कौन है, एड्रेसी कौन है, और फिर ये डेवलप कैसे हुआ, किस सिचुएशन में से बाहर आ गया, ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया। लेकिन अब इसमें फिर बात अगर देखा जाए तो हेडा का मेंटल साइको एनालिसिस है ये सारे का सारा। मुंह से कह रही है कि मेरे ऊपर इस तरह का मूड सवार हो जाता है, लेकिन ये मूड सिर्फ किसी साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी की वजह से नहीं है,
जो इसके साथ हो रहा है इस घर के अंदर, ये उस सबब है